हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 10 में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर की व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ ली है। अगर आपने चैप्टर की व्याख्या वाली क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पाठ के भीतर दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना हम जानेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करें। बात कर रहे हैं हम पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों की। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। आपको अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है उसकी परिभाषा लिखनी है। तो आप सब जानते होंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तित होकर वो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी वहां पर मिलती है। यह बिंदु ही क्या कहलाता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, यह आपका दर्पण है, ठीक है, और ये बीच में आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, मेन एक्सिस है, और इसके समांतर ये जितनी भी प्रकाश की किरणें आ रही है ये इस दर्पण से टकराने के बाद इस बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है। कहां पर, इस बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है। तो इस बिंदु को कह रहे हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी क्या है, तो हमें क्या निकालनी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब हमें पता है कि सूत्र क्या होता है, एफ बराबर आर बाय 2। क्या होता है, एफ बराबर आर बाय 2, है ना, ये सूत्र होता है। तो यहां से मान रख दो, आर की जगह 20 बटे में 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। भाई आर यानी वक्रता त्रिज्या दी हुई है 20 सेंटीमीटर, एफ हमें ज्ञात करना था। तो एफ बराबर सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या बटे में 2। तो 20 में 2 का भाग दे दिया, कितना उत्तर आ गया, 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। जो कैसा, बिंब का एक तो सीधा और आवर्धित, आवर्धित का मतलब है बहुत बड़ा। तो उस दर्पण का नाम क्या है, अवतल दर्पण। जब हम अवतल दर्पण के ध्रुव, ध्रुव का मतलब ये बिंदु P, इस P बिंदु और मुख्य फोकस ये बिंदु जो आपका F है, इसके बीच में अगर हम वस्तु को रख दें, जैसे ये AB आपको वस्तु दिख रही होगी, ये छोटी सी वस्तु, तो जब हम अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच में अगर किसी बिंब को रखते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा है क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कौन सी प्रकृति का है, आभासी प्रकृति का है। और कैसा बन रहा है, और बन रहा है काफी बड़ा, यानी आवर्धित बन रहा है, ठीक है। और कैसा बन रहा है, और बन रहा है सीधा, ठीक है। ये आपका तीसरा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्षदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी हम वाहनों के अंदर पीछे का जो दृश्य है, पीछे का जो सीन है उसको देखने हेतु उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो देखो, सबसे पहला कारण है कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो सदैव सीधा होता है और कैसा होता है, वो बिंब या वस्तु से छोटा होता है। दूसरा, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है, यानी बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। इस वजह से जो वाहन है उनमें जो साइड मिरर होता है उसमें पीछे के एक बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटे से कांच के अंदर दिखाया जा सकता है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है कि छोटा सा एक दर्पण लगा हुआ है। ये कौन सा दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। इसमें देखो पीछे के बहुत बड़े दृश्य को आराम से देखा जा सकता है ताकि जो चालक है उसको वाहन चलाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो इन दो कारणों की वजह से हम साधारणतः जो वाहन है उनमें पीछे का दृश्य देखने हेतु उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो अभी हमने बताया वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर आपके सामने दिया हुआ है। फोकस दूरी f बराबर
r/2 यानी 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी फोकस दूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? आवर्धित यानी बड़ा और वास्तविक। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है कि प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बना रहा है। तो देखो कितना गुना बना रहा है? 3 गुना, यानी आवर्धन m का मान कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। लेकिन दर्पण कौन सा है? देखो दर्पण है अवतल दर्पण, तो हम कौन सा लेंगे? आवर्धन माइनस में लेंगे। किसमें लेंगे? माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए जो आवर्धन का मान है वो किसमें होता है? माइनस में। तो m यानी आवर्धन बराबर हमने लिख दिया -3। फिर बिंब की दूरी, वस्तु कितनी दूरी पर रख रहा है? 10 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण है तो हम कितना लिखेंगे? माइनस में। फिर प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो v हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमने सबने सूत्र पढ़ा था m बराबर -v/u, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे में बिंब की दूरी। ये सूत्र हमने पढ़ा था। अवतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी किसमें लेंगे? उसकी दूरी हम माइनस में लेंगे। ठीक है, सॉरी, बिंब की दूरी हम किसमें लेंगे? माइनस में लेंगे। तो इस वजह से ये आगे क्या आ जाएगा? माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्योंकि देखो ये चित्र में आपको बता देता हूं, जैसे ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण इस तरह का कुछ होता है। तो समझ लीजिए वस्तु यहाँ कहीं पर रखी हुई है, तो ये वाली दूरी किसमें लेंगे? माइनस में, -u। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब क्या बोल रहा है? देखो प्रतिबिंब आवर्धित बना रहा है, आवर्धित चित्र बना रहा है, यानी प्रतिबिंब यहाँ कहीं पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब यहाँ कहीं पे बन रहा है, तो ये वाली दूरी किसमें आएगी? ये वाली दूरी आ जाएगी प्लस में, है ना। तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो कुल क्या आएगा? आगे माइनस आएगा। अब माइनस v का मान कितना है वो हमें ज्ञात करना है। m का मान कितना दिया हुआ है? m का मान दिया हुआ है -3 बराबर -v/, फिर u का मान कितना है? -10। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो माइनस से माइनस तो कट गया, तो v बराबर 3 का 10 से गुणा हो जाएगा, तो -30 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, यानी जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। हमने क्या किया? m बराबर -3 कहां से आया? 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो आवर्धन का मान क्या होगा? माइनस। फिर प्रतिबिंब की दूरी किसमें आएगी? -10 सेंटीमीटर। v का मान हमें ज्ञात करना है। m बराबर सूत्र होता है -v/u। अवतल दर्पण के केस में m का मान रख दिया -3, v का मान हमें ज्ञात करना है, u का मान रख दिया -10। माइनस से माइनस कट गया, 10 का इधर गुणा हो गया, तो -30 सेंटीमीटर। हम कहेंगे अतः जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण से आगे, आगे का मतलब पीछे वाले भाग में, ठीक है, दर्पण से आगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यह हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया गया है, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। तो देखो वायु कौन सा माध्यम है? वायु आपका विरल माध्यम है। जल कौन सा माध्यम है? जल आपका सघन माध्यम है। तो क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। तो देखो किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है ना। तो ये क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण का जो वेग है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण का वेग कम हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो अभिलंब की ओर झुकना शुरू हो जाएगी। यही आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दिया गया है कि जो प्रकाश है वो वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में क्या करता है? प्रवेश करता है। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है और निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है। तो हमें क्या करना है? कांच में प्रकाश की चाल कितनी है वो ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले अपवर्तनांक का मान कितना दिया हुआ है? तो हम कहेंगे कि जो अपवर्तनांक है
अपवर्तनांक n बराबर दिया हुआ है 1.50। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल हम कितनी मान लेते हैं, v मान लेते हैं। कांच में प्रकाश की चाल क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं v, जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, फिर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल वो कितनी होती है, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कांच का अपवर्तनांक निकालना है, क्योंकि यहाँ पर किसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो हम कांच के अपवर्तनांक का सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र क्या होता है, आप सब जानते होंगे, कांच का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में कांच में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में कांच में प्रकाश की चाल। देखो कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.5। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ बटे में कांच में प्रकाश की चाल हमने क्या मानी है, v मानी है। तो v को हम इधर भेज देते हैं, इसको इधर ला लेते हैं। तो v बराबर 3 × 10⁸ बटे में 1.5। तो देखो 1.5 से 3 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका क्या होगा, कांच में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वो है निम्न सारणी से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। सबसे ज्यादा किसका है और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। सबसे ज्यादा किसका घनत्व है और सबसे कम किसका प्रकाशिक घनत्व है, वो आपको बताना है। तो देखो देखने से पता चल रहा है कि जो सबसे अधिक है वो किसका है, वो है आपका हीरे का। सबसे अधिक प्रकाशिक घनत्व किसका है, हीरे का है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 है। और सबसे कम जो प्रकाशिक घनत्व है उसका है वायु का है, जिसका अपवर्तनांक 1.003 है। ये आपको केवल इस सारणी को देखकर बताना था। तो सबसे मैक्सिमम किसका है, हीरे का है, और सबसे मिनिमम किसका है, तो वो आपके वायु का है। आगे बढ़ते हैं, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं। ठीक है, केरोसिन का कितना है, ये वाला 1.44, तारपीन का तेल इसका कितना है 1.47, जल दिया हुआ है, जल का कितना है अपवर्तनांक 1.33। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, किस सबसे ज्यादा किसमें तेज गति से चलेगा। तो देखो केरोसिन और तारपीन के तेल की तुलना में जो जल है, जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से क्या होगा, चलेगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो जल का अपवर्तनांक है वो केरोसिन और तारपीन के तेल की तुलना में क्या है, कम है। अतः जो प्रकाश की गति है वो अपवर्तनांक की क्या होती है, विपरीत होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की गति ज्यादा होगी, और यदि अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो प्रकाश की गति कम होगी। तो यहाँ पर जो जल है, जल का अपवर्तनांक है वो क्या है, कम है, अतः जल में प्रकाश की गति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जल। कारण क्या है कि जल का अपवर्तनांक केरोसिन और तारपीन तेल की तुलना में कम है, अतः इसमें जो प्रकाश का वेग है वो अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो हीरे का कथन जो अपवर्तनांक है वो कितना है 2.42। इसका मतलब क्या है कि हीरे के अंदर जो प्रकाश की गति है वो वायु में इसकी गति से कितना गुना कम हो जाएगी, 2.42 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हीरे का जो प्रकाशिक घनत्व है वो सबसे अधिक है, हीरे का जो प्रकाशिक घनत्व है वो क्या है, सबसे मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। और जब प्रकाशिक घनत्व सबसे ज्यादा होगा इसका मतलब उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे कम होगी। और कितने गुना होगी, तो जो वायु में इसकी गति है, यानी प्रकाश की जो वायु में गति है
उसका कितना गुना कम हो जाएगी, 2.4 गुना कम हो जाएगी। आया समझ में? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब है कि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, अतः प्रकाश की जो चाल है वो हीरे में सबसे कम होगी। और कितनी कम होगी? तो प्रकाश की गति जो वायु में है उसकी गति का 2.42 गुना गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि हीरे में प्रकाश की जो गति है वो निर्वात में प्रकाश की गति की 1/2.42 गुना है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, P = 1/f। तो P का मान 1 कब हो सकता है? P का मान 1 डायोप्टर होगा जब उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी 1 मीटर होगी। तो ऐसी स्थिति में जो P का मान है वो P का मान किसके बराबर होगा, 1 डायोप्टर के बराबर होगा। ठीक है, P का मान 1 डायोप्टर के बराबर कब होगा, जब उसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि किसी लेंस की एक डायोप्टर उस लेंस की वह क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। यानी ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। याद रखना, फोकस दूरी किसमें होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, वास्तविक और उल्टा। मतलब वो कौन सा लेंस है, मतलब वो उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है, वास्तविक और उल्टा। उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है, वो 50 सेंटीमीटर दी हुई है। V का मान दिया हुआ है 50। ठीक है, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है, यानी आपको U का मान बताना है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात करो। देखो सिंपल सी बात है कि प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बन रहा है वस्तु भी उसके सामने उतनी ही दूरी पर रखी हुई है। मतलब U का मान भी कितना है, 50 है, लेकिन U का मान किसमें आएगा, माइनस में। जैसे ये उत्तल लेंस है, चित्र में बता देता हूं, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, इसके सामने यहां पर कोई बिंब रखा हुआ है और जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब इस साइड में बन रहा है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। तो देखो U का मान यहां पर है, U का मान किसमें आएगा, माइनस में। तो देखो वही बात यहां पर लिखी हुई है कि चूंकि प्रतिबिंब का आकार वास्तविक है और कैसा है, समान है, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहां पर होनी चाहिए, 2f पर। कहां पर होनी चाहिए, 2f पर होनी चाहिए, यानी वक्रता केंद्र C1 पर होनी चाहिए। कहां पर होनी चाहिए, वक्रता केंद्र C1 पर वो स्थिति होनी चाहिए। अतः सुई का जो प्रतिबिंब है वो उत्तल लेंस के कितना दूर बनता है, 50 सेंटीमीटर। इसीलिए सुई को लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूर पर रखा गया है। मतलब वस्तु की दूरी कितनी है, -50 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो वो 50 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात क्या करनी है, फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी की मदद से P = क्या होता है, 1/f। तो फोकस दूरी की मदद से हम लेंस की क्षमता को ज्ञात कर पाएंगे। तो वही हमने लेंस सूत्र लगाया है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। ठीक है, इसको मैं हल करके बता देता हूं। तो 1/f को हमने साइड में लिया, 1/v - 1/u। तो v का मान कितना है, 50 है, माइनस 1/u का मान कितना है, -50 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/50 प्लस 1/50 ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2/50। काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/25। ठीक है, 1/f, f बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें P निकालने हैं। तो लेंस की क्षमता P = 1/f। तो P बराबर 1/25, तो कितना आ जाएगा, 0.4। ठीक है, 0.4 आपका क्या आ जाएगा, 4 डायोप्टर। ये आ जाएगी लेंस की आपकी क्षमता। तो हम कहेंगे लेंस की क्षमता कितनी होगी, 0.4 डायोप्टर होगी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता बताओ। बिल्कुल छोटा बच्चों वाला प्रश्न है। P = हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। F बराबर फोकस दूरी कितनी दी हुई है, फोकस दूरी दी हुई है -2 मीटर। -2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस लिखा हुआ है। तो सेंटीमीटर में कितनी होगी, तो -22 सेंटीमीटर होगी, सॉरी -200 सेंटीमीटर, गलती से
ठीक है, -200 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 100 से गुणा कर देंगे। अब हमें क्या निकालनी है, समता। तो P इक्वल टू 1/f, तो 1/-200 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, -0.05 डायप्टर। ये आ जाएगी आपकी लेंस की क्षमता। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके पाठ के भीतर दिए गए जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।